देखो अभी तो अप्लाई करना सिखा रहे हैं, प्रूफ का भी बता देंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा आज हमको पढ़ाना है। अप्लाई करने में कुछ नहीं, देखो ये मानना है कि डायपोल कहाँ पर रखा हुआ, ओरिजिन पे हम बोले थे ना कि डायपोल के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ होगा। ये पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में होगा, डायपोल के रिस्पेक्ट में। तो डायपोल अगर ओरिजिन पे है और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है तो आर विल बी डायरेक्टली, यू कैन राइट इट एज 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो आर आ गया, तो आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा पहले तो ये बताओ, रूट अंडर 35, ठीक है। और पुट करते जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा 9 इंटू 10⁻9 अपॉन रूट 35 पे पावर 3, इंटू पी डॉट आर कैप। आर कैप का कोई यूनिट होगा नहीं, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो पी डॉट आर कैप कैसे करोगे, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, हाँ तो डिवाइड कर देंगे ना भाई। लो आर कैप भी लिख देते हैं, ले तू भी क्या याद रखेगा। नहीं, तुम दिल तोड़ दिया। 5/√35, हम सोचे एक स्टेप खा जाते हैं, ये दिल तोड़ दिया मेरा। ठीक है, चलो अब करो डॉट प्रोडक्ट। 5 × 15 बटे रूट 35, आगे बोलो, रूट प्लस रूट 35 डॉट, ये आ जाएगा 5/√35 आई कैप प्लस 3/√35 जे कैप प्लस k/√35 माइनस, ये पूरा एक साथ है, माइनस पी वेक्टर। तो पी वेक्टर क्या है, 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप इंटू 10⁻⁶, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 15 जोड़ 1 16 घटाओ 6 10, 10 तिया 30/√35, इसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ तक लिखो जल्दी से, पॉज करो लिखो, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, ये टोटल क्या हो जाएगा, 15 1 16 घटाओ 6 10/√35 गुने 3 30/√35, यानी 30/√35 से सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे हो जाएगा, तो ये √35 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा 30, और ये √35 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा सर, 35
35 35। अब इसमें से इसको घटा दोगे, ठीक है, फिर उससे मल्टीप्लाई करोगे, पावर में -6 और वहाँ क्या है 9। अच्छा यहाँ 35 है, 35 मतलब हो गया √35 पे पावर 2, ठीक है, जब गुना होगा तब का बता रहे हैं सीधा सीधा। ये हो जाएगा क्या √35 पे पावर 2, एलसीएम भी लोगे आप, ठीक है, और वह है √35 पे पावर 3, तो √35 पे पावर 5 यानी 35 पे पावर 5/2 हो जाएगा। कर लेना ये सब, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, हम थोड़ा थोड़ा धीरे करके दिखाएं, आप लोग घबरा जाते हो छोटी छोटी बात पे, है ना, इसलिए हम आराम आराम से कैलकुलेट किए। अब तो नहीं घबराओगे पक्का? चलो डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यही इसी को लिखा रहता है डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बाहर से हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं जो कि यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब सब जगह मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम, ठीक है। इसमें एक डायपोल को रख देते हैं, मान लो डायपोल का लेंथ d है, ठीक है, और ये एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, ये +q है और ये -q। बताओ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन डायपोल, जल्दी से, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द डायपोल। एक्सटर्नल फोर्स, ये दोनों चार्ज भी आपस में फोर्स लगा रहे होंगे, उसकी बात हम नहीं करेंगे, है ना, वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। और किसी भी सिस्टम को मूव कराने के लिए, घुमाने के लिए, है ना, सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के लिए या सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन के लिए एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल टॉर्क की ज़रूरत होती है। वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट इन सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन चैप्टर, ठीक है। हिंदी में बोले, गरीब की तरह क्यों देख रहा है? चल तो बता, बहुत आसान सा फंडा है। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है? फील्ड के डायरेक्शन में। इस पे फोर्स इधर लगेगा QE और इस पे फोर्स इधर लगेगा QE। अरे पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट लगता है। जैसे ही नेट फोर्स कैलकुलेट करोगे ये आएगा 0, ठीक है। चाहे डायपोल को कैसे भी रख के देख लो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स हमेशा क्या आएगा? 0। क्या टॉर्क भी 0 है? नहीं, ध्यान से देखो तो इस डायपोल पे कपल लग रहा है, कपल घूम रहा, कहाँ घूम रहा? हाँ, कपल लग रहा है ना। जब नेट फोर्स 0 है तो टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी सिखा चुके हैं। ऑल्दो टॉर्क इज ए ओरिजिन डिपेंडेंट क्वांटिटी, मतलब किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हो इस बात पे डिपेंड करता है टॉर्क, है ना। याद आ रहा है? टॉर्क इस बात पे भी डिपेंड करता है कि किसके अबाउट कैलकुलेट कर रहे हो। बट इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0 देन टॉर्क बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। किसी भी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करो, टॉर्क सेम आएगा, 0 नहीं आएगा। उल्टा पुल्टा मत रट लेना, याद करो कुर्बानी, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में बहुत दिए, है ना, कि अगर किसी सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उस सिस्टम पे लगने वाला टॉर्क पॉइंट पे डिपेंड करना बंद कर देता है। किसी भी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करो, सेम टॉर्क आने वाला। तो किसी के अबाउट कैलकुलेट कर लो, मान लो इसी के अबाउट कैलकुलेट कर ली, ठीक है। यहां से यहां का दूरी मान लो x, और यही मान लो कि ये आपका सेंटर ऑफ मास भी है। कोई जरूरी तो नहीं है सेंटर ऑफ मास बीच में ही है, कोई जरूरी है क्या? अब बोलोगे सर चार्ज तो सेम है। अबे चार्ज का सेंटर ऑफ मास से क्या लेना देना? हो सकता है इसका मास m1 हो, इसका मास m2 हो, तो गधे वाली बात मत कर देना कि सर चार्ज सेम है तो सेंटर ऑफ मास तो बीच में आएगा। है सर, हैं कैसा बात करते हो सर, हैं हट,
चार्ज सेम होने से सेंटर ऑफ मास का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है उस पार्टिकल पे एक का मास अलग हो, दूसरे का मास अलग हो। समझ में आ रहा है? चल, तो ये दूरी x, तो ये दूरी क्या हो जाएगी? d माइनस एक्स। ठीक है, तेरा होश में आज नहीं चल रहा मनीष। चल, तो इसके अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करो, r क्रॉस एफ अंदर की तरफ, और इस पे कैलकुलेट करोगे तो r क्रॉस एफ अंदर की तरफ। दोनों टॉर्क अंदर की तरफ ही है ना? और वो टॉर्क कितना है ध्यान से देखना। टॉर्क अगर हम लिखते हैं तो यहां पे आ जाएगा क्यू ई एक्स साइन थीटा प्लस क्यू ई डी माइनस एक्स साइन थीटा अंदर की तरफ। ऐसे लिख सकते हैं। वेक्टर लिख रहे हो तो ध्यान देना, ये नहीं कि इधर वेक्टर लिख देना उधर मैग्नीट्यूड लिख देना। ठीक है, तो ध्यान से देखो तो दिस विल कम आउट टू बी क्यू ई डी साइन थीटा। है क्या? अंदर की तरफ क्यू डी को क्या लिख सकते हैं? पी ई साइन थीटा अंदर की तरफ। कुछ कुछ क्रॉस प्रोडक्ट जैसा हमको दिखने लगा। अब ये P क्रॉस E है कि E क्रॉस P, ये आपको सोचना पड़ेगा। ये P क्रॉस E है कि E क्रॉस P? तो बहुत आसान है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका P वेक्टर है। ध्यान से देखना, ठीक है? P क्रॉस E अंदर जा रहा है, E क्रॉस P बाहर आ रहा है। नेट किधर है? अंदर की तरफ। दैट मीन्स 100% जो ये टॉर्क है ये है P क्रॉस E। तो डायपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर लगने वाला टॉर्क हो जाता है P क्रॉस E। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, तो ये हो गया डायपोल पे लगने वाला टॉर्क। अच्छा बताओ, हमको तो दो सिचुएशन में टॉर्क जीरो दिख रहा है। कब कब? जब थीटा जीरो और पाई हो। जब थीटा जीरो और पाई हो, यानी डायपोल या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखा हुआ हो या इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में रखा हुआ हो। दोनों केस पे, दोनों केस में डायपोल पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या आ जाएगा? जीरो। सिर्फ दो सिचुएशन में, बाकी हर जगह तो टॉर्क आएगा। अच्छा, फोर्स तो हमेशा जीरो आएगा। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रखा हुआ है तो उस पर फोर्स हमेशा जीरो आएगा। समझ में आ गया? लेकिन टॉर्क सिर्फ दो सिचुएशन में जीरो आ रहा है। अच्छा, अगर इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम का बात याद है? इक्विलिब्रियम तब बोलते हैं, कंप्लीट इक्विलिब्रियम, जब नेट फोर्स भी जीरो और नेट टॉर्क भी जीरो। तो सिर्फ दो सिचुएशन है जहां पे डायपोल इक्विलिब्रियम में। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में तो हमेशा रहेगा, बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम सिर्फ तब आएगा जब थीटा जीरो और पाई हो। तो अगर सिर्फ इक्विलिब्रियम बोले तो इक्विलिब्रियम में दोनों इक्विलिब्रियम इंक्लूड हो जाता है, ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम, है ना? तो अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम सिर्फ दो केस में होगा, जीरो और पाई पे। अब इक्विलिब्रियम में भी दो तरह का इक्विलिब्रियम पढ़े थे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब है या कभी नहीं है, ये चेक करके बताओ। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है या
कभी नहीं है, मतलब जीरो पे स्टेबल है कि अनस्टेबल है, और पाई पे स्टेबल है कि अनस्टेबल। समझ में आया? इक्विलिब्रियम दो तरह का था ना, जब इक्विलिब्रियम से शिफ्ट करें तो फिर वापस इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाए, यानी रीस्टोरिंग फोर्स या रीस्टोरिंग टॉर्क काम करे, है ना, उसको घुमा के वापस लाने की कोशिश करे तो हम लोग बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर उसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करें या घुमाएं और वापस वो कभी मीन की तरफ घूमे ने उल्टा और बढ़ जाए तो अनस्टेबल होता है। तो इस पॉइंट के हिसाब से चेक करो कब स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। देखो फोर्स के हिसाब से तो हमेशा इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की बात होगी वो टॉर्क के हिसाब से होगी। तो एक बार चेक कर लो। चलो तो देखो चेक कर लेते हैं पहले जीरो पे, फॉर जीरो। जीरो से हम क्या कर रहे हैं, जीरो पे है, इसको थोड़ा सा घुमा के देखते हैं। पहले डाइपोल ऐसे था, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दी, थोड़ा सा। इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए ऐसा ना होता है कि पूरा का सिस्टम को एकदम पलट दो, बस थोड़ा सा डिस्टर्ब करके देखते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, तो इस पर फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे, और इस पर ऐसे, यानी इस सिस्टम पे टॉर्क किधर लगेगा, अंदर की तरफ। ये टॉर्क कैसा है, रीस्टोरिंग है। जैसे सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हो तो वो फिर वापस उधर आने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है। नीचे थोड़ा सा डिस्टर्ब करके देखें, फिर से मीन की तरफ लाने की कोशिश कर रहा, अरे है ना, दैट मीन्स ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। पाई पे चेक करो, डाइपोल अब ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्ब करें, ये पॉजिटिव चार्ज, इस पे फोर्स ऐसे, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ऐसे, तो टॉर्क किधर आएगा, अब एरो डाइपोल का किधर से होता, प्लस, माइनस से प्लस की तरफ ही ना। तो जहाँ एरो है वो प्लस चार्ज हो गया और दूसरा वाला हो गया माइनस चार्ज। इतना भी नहीं याद रहता है। तो इस डाइपोल को ऐसे घुमाना चाहेगा, मतलब इक्विलिब्रियम से शिफ्ट किए तो और उधर ही घुमाना चाह रहा है, ठीक है। अबे नीचे एक और चेक कर लो, उसको नीचे घुमा के, ठीक है। तो इस पे फोर्स इधर, और इस पे फोर्स इधर, और इधर ही घुमा रहा। तो ये है आपका इक्विलिब्रियम, और ये है अब यहाँ पे थोड़ा सा एसएचएम का चर्चा होता है, ठीक है, कि डाइपोल जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो एसएचएम एग्जीक्यूट करता है, तो उसका टाइम पीरियड वगैरह निकाल सकते हैं। तो चूंकि आप लोग को अभी एसएचएम पढ़ाया नहीं है तो वो पार्ट छोड़ देते हैं, जब एसएचएम पढ़ाएंगे तो उसी में इंक्लूड कर देंगे। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? जो एसएचएम वाला पार्ट है, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला, वो छोड़ दे रहा है, क्योंकि अभी समझ तो आएगा नहीं, हम सिर्फ लिखते जाएंगे तो उससे कोई मतलब है नहीं। तो जैसे एसएचएम पढ़ाएंगे इसके बाद तो वो पार्ट उसमें इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। याद दिला दियो कि जब एंगुलर एसएचएम पढ़ लेंगे, क्या पढ़ लेंगे,
एंगुलर एसएचएम, तो याद दिला देना है कि सर डायपोल के बारे में भी पढ़ाना, ठीक है। ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद समझदार हो, बट हम बता दें, वहाँ पे ज़रूर बताएं, ठीक है। और इस वीडियो के नीचे भी उसका लिंक डाल देंगे, तो जो वीडियो देखते हो उसको भी मिल जाएगा, है ना। चलो, potential energy of a dipole kept in a uniform electric field. Potential energy of the dipole kept in a uniform electric field. पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी इज द निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स ऑन द सिस्टम इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। कुछ कुछ याद आ रहा है? इट इज द निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स ऑन द सिस्टम, ठीक है। बट जनरली सिस्टम में देखने को मिलता है कि कोई एक ही हिस्सा मूव कर रहा है तो हमको उसी पे निकालना पड़ता है ना, दूसरे पे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्शन रिएक्शन का फंडा यहाँ काम, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे निकालना हमको दोनों का वर्क चाहिए, है कि नहीं। जब दोनों चार्ज मूव कर रहा था तो याद है, दोनों पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क निकालना पड़ा, ठीक है। चलो, तो एक डायपोल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ, ठीक है। और मान लो ये θ1 एंगल पे रखा हुआ था, ठीक है, ध्यान से सुनना। और हम इसको घुमा के θ2 एंगल पे लेके चलेगा। हमको बताना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हम मानते हैं कि स्लोली हम घुमाते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क होगा, मार देंगे एक घुसा, वही हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, ठीक है। अगर जब हम स्लोली घुमाते हैं, स्लोली अगर हम किसी चीज़ को कर रहे होते हैं तो जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क होता है वही इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क के बराबर हो जाता है ना। इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क के निगेटिव के बराबर हो जाता है, ठीक है। कई बार यूज कर चुके हैं, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर यूजिंग इट, है ना। तो आप खुद सोचना, वर्क एफ डॉट डी एस और एक फॉर्मूला अगर घुमाना पड़ रहा है, ये भी पढ़ा चुका, रोटेशन में कुछ कुछ याद आएगा, कोई बात, ठीक है। डी थीटा वेक्टर क्वांटिटी होता है कि नहीं, उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल्स। चलो, मान लो डायपोल को घुमाते घुमाते हम किसी जनरल एंगल थीटा पे ले जा चुके हैं। कहाँ ले जा चुके हैं? थीटा पे, ठीक है। अभी इस पे टॉर्क किधर लग रहा है? अंदर की तरफ, जिसको निगेटिव बोलते हैं, है ना। तो अभी इस पे टॉर्क लग रहा है माइनस पी साइन थीटा, माइनस साइन बता रहा है अंदर की तरफ, कोई दिक्कत? इसको डी थीटा और घुमाते हैं, कितना और घुमाए? डी थीटा। तो जो डी थीटा घुमाने में वर्क डन होगा डी डब्ल्यू, वो होगा टॉर्क का मैग्नीट्यूड। टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या है? पी साइन थीटा। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड या थीटा का मैग्नीट्यूड डी थीटा। लेकिन देखो दोनों के बीच का एंगल, टॉर्क और डी थीटा के बीच का एंगल क्या है? 180 डिग्री। टॉर्क अंदर की तरफ है और डी थीटा
बाहर की तरफ है, तो एक माइनस साइन आ जाएगा, आएगा। अब इसको θ1 से घुमा के θ2 पे लेके चले गए। अच्छा, ये जो dw है यही आपके du के बराबर भी होगा। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क हम इसको घुमा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, है ना। तो ये u जो आएगा वो कुछ आएगा ऐसे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, एक माइनस साइन है तो पॉजिटिव ऑफ कॉस थीटा, ये रहेगा θ1, ये रहेगा θ2, θ1 से घुमा के θ2 पे ले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा PE cos थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2, तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, PE cos थीटा 2 माइनस PE cos थीटा 1। कन्वेंशनली जब ये 90 डिग्री पे होता है तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या लिया जाता है, 0। कन्वेंशनली जब ये 90 डिग्री पे होता, हम कुछ उल्टा तो नहीं किया, कहाँ माइनस होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा और एक माइनस साइन था, तो P cos थीटा, P cos थीटा 2 माइनस P cos थीटा 1, क्या हो गया दिक्कत, क्या टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो फिर इस माइनस का क्या काम है। ठीक है, पहले लिखो यार, देख लेना कुछ उल्टा पुल्टा नहीं किया। अरे एक और माइनस साइन आएगा, ध्यान से सुन, हम जो वर्क लिख रहे हैं वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क लिख रहे हैं। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क लिख रहे हैं ना, तो माइनस छूट गया ना। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स तो यही होगा। चलो एक सेकंड हम ठीक कर देते हैं, कहाँ गया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज निगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इधर वाला माइनस छोड़ दिया, ठीक है। तो डेल्टा यू क्या आ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया माइनस PE cos थीटा 2 माइनस PE cos थीटा 1। आपको दिक्कत, ठीक है। अरे हो क्या रहा, देखो हम एक्सटर्नल फोर्स का वर्क नहीं लिख रहे हैं, एक्सटर्नल टॉर्क तो ऐसे लग रहा, इसको अगर वैसे घुमाना तो एक्सटर्नल टॉर्क भी तो बाहर की तरफ ही है ना, तब तो एक्सटर्नल टॉर्क और थीटा के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो एक्चुअली हम वर्क लिख ही किसका रहे हैं, ये जो DW है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क है ना, एंड दैट मस्ट बी नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उसका वर्क डन जब आप लिख रहे हो तो वो पोटेंशियल एनर्जी का माइनस होगा, ना कि पोटेंशियल एनर्जी हो, ठीक है। चल ध्यान से सुनो, कन्वेंशनली जब थीटा 90 डिग्री होता है तो उस समय पे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग 0 ले लेते हैं, ठीक है। थीटा जब 90 डिग्री होता है तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या ले लेते हैं, 0। तो मान लो θ2 का वैल्यू हम थीटा पुट करते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगल थीटा। अब हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया। कब लिया, जब ये 90 डिग्री पे हो तो 0 पोटेंशियल एनर्जी लेंगे, ठीक है। तो u थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस PE cos थीटा, सॉरी यहाँ पे भी तो डेल्टा u है ना,
डेल्टा यू बराबर होता है यू थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो थीटा 1 क्या ले रहे हैं हम, π/2, और उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या ले रहे हैं, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी थीटा यू थीटा बोल देते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी यू एट एनी थीटा माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट π/2, थीटा 2 थीटा 1, ठीक है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस, यहाँ पे कौन सा फाइनल थीटा आएगा, पीई कॉस थीटा माइनस पीई कॉस π/2। तो कॉस π/2 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। अरे 0 होगा ना, ठीक है। और ये वाला टर्म तो 0 है, क्योंकि हम मान के चले हैं कि मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या है, π/2 पे 0 है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगल थीटा assuming potential at 90 degree to be 0, assuming potential at 90 degree to be 0, ये आ जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस पी डॉट ई, लिख लो। एक और तरीका है, बोलोगे तो उससे भी डिराइव कर देंगे, पहले यहां तक लिख लो। अच्छा, मान लो कहीं पे पोटेंशियल, कहीं पर्टिकुलर जगह पे पोटेंशियल भी है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर जगह पे पोटेंशियल भी है, तो ऑब्वियसली आपने कहीं पे पोटेंशियल 0 माना हो, कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। चल रहा, तो अगर हम उस जगह पे एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पोटेंशियल V है वहाँ पे एक चार्ज Q ला के रख दें, तो इस चार्ज Q का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, QV। कुछ कुछ याद आ रहा है, ठीक। तो ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक डायपोल ऐसा रखा हुआ, ठीक, ये प्लस Q है और ये माइनस Q। एंगल क्या है, थीटा, और डायपोल का लेंथ क्या होता है, डायपोल का लेंथ क्या होता है, D। ठीक है। प्लस Q के जगह पे जो पोटेंशियल है उसको बोलते हैं V प्लस, क्या बोलते हैं, V प्लस। और माइनस Q के जगह पे जो पोटेंशियल है उसको बोलते हैं V माइनस। पहले तो ये बताओ कि V प्लस बड़ा होगा कि V माइनस बड़ा होगा, दोनों सेम ही हो, एक एक घूसा मारेंगे। व्हेन यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसे होंगे, ये पीछे है ये आगे है, दैट मीन्स वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल मस्ट डिक्रीज, दैट मीन्स V प्लस मस्ट बी लेस देन गधा, उल्लू। समझ में आया, चलो इसका पोटेंशियल क्या होगा, प्लस वाले चार्ज का, प्लस Q V प्लस, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो दोनों का पोटेंशियल एनर्जी लिख के जोड़ देते हैं,
लिख के जोड़ दें, और माइनस क्यू इंटू वी माइनस, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा मेरे हिसाब से माइनस क्यू को बाहर रखो, वी माइनस माइनस वी प्लस, अच्छा कोई यहाँ पे एक सवाल पूछ सकता था कि सर दोनों चार्ज भी तो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो देखो ये बिल्कुल वैसे ही है, ब्लॉक और अर्थ वाला सिस्टम। यहाँ पे मान चुके हैं कि डायपोल पहले से बना हुआ था मेरे पास, अब डायपोल इस फील्ड के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, हम उस एनर्जी में इंटरेस्टेड है, डायपोल के बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। डायपोल हैज़ ऑलरेडी बीन क्रिएटेड, ये मान के चलना है, समझ में पक्का। तो सिर्फ वो पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालनी है, हम उस पोटेंशियल एनर्जी में इंटरेस्टेड हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो डायपोल के मूव कराने से आ रहा है, ठीक है। ये मत सोचना कि माइनस चार्ज पहले लाए हैं प्लस चार्ज बाद में लाए हैं, इसी फील्ड में डायपोल बने, डायपोल अलग से बना हुआ था। अब उस डायपोल को अगर इस फील्ड में नचाते बचाते हैं तो क्या क्या एनर्जी में चेंज आएगा, हम बस उसमें इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो मतलब फील्ड के साथ जो ये इंटरेक्ट कर रहा है हम सिर्फ उस एनर्जी में इंटरेस्टेड हैं, नहीं तो ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस क्यू और क्यू के बीच में जो इंटरेक्शन एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी, अरे दो चार्ज को अगर आर डिस्टेंस पे रखते हो तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, के Q1 Q2 बाय आर होता है ना, वो वाला फंडा यहाँ नहीं यूज़ करने का, बता दे रहा है, ठीक है। अच्छा V माइनस वी प्लस, दैट मीन्स इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, बेसिकली V माइनस बड़ा होगा और V प्लस छोटा होगा। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस याद करो, डेल्टा V बराबर माइनस ई डॉट डी एल, अरे होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, यही बन जाएगा माइनस ई एल कॉस थीटा, अरे बन जाएगा ई एल कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो डेल्टा वी आएगा मेरा वो पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि हमको पहले से पता है, रीजन बीइंग कि वी माइनस माइनस वी प्लस लिख रहा है, ठीक है। हम ये नहीं देख रहे हैं कि हम किधर से किधर मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, जिन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, ये दूरी कितना हो जाएगा, डी कॉस थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है ई, तो पोटेंशियल डिफरेंस आप लिख दोगे यू बराबर माइनस क्यू ई डी कॉस थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया माइनस पी डॉट ई। इसमें अपने आप ये मान लिया गया कि 90 पे पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ रहा है, जीरो, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री पर जब ये आएगा तो जितना पोटेंशियल एनर्जी इसका होगा उतना ही इसका होगा, सिर्फ अपोजिट होगा, नेगेटिव में होगा, एक का पॉजिटिव में होगा एक का नेगेटिव में होगा, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगा, जीरो, ठीक है। तो ऐसे भी सोच सकते हो। चल आगे चलें। अच्छा इसमें देखो ये जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसे भी बता सकते थे अगर थोड़ा सा बुद्धि होता। याद करो डायपोल को, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, डायपोल जब जीरो पे था तो क्या था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। जीरो पे चेक करना पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम आएगा। जैसे जीरो पुट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम आएगा, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब आता है, जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, याद करो, है ना। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ जाए।
है ना। यहाँ से भी सोच सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो कि यहाँ पोटेंशियल कम होगा, यहाँ ज़्यादा होगा। अरे होगा, ये होगा V प्लस, ये V माइनस, इसमें ये होगा V प्लस और ये होगा V माइनस। इसमें देखो प्लस वाले का पोटेंशियल कम है और माइनस वाले का पोटेंशियल ज़्यादा है, तो नेट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा माइनस में होगा। अरे होगा। इसमें देखो माइनस वाले का पोटेंशियल कम है और प्लस वाले का पोटेंशियल ज़्यादा है, तो कम निगेटिव होगा। तो ये हो जाएगा मिनिमम और ये हो जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि इसमें पॉजिटिव वाले का पोटेंशियल मैक्सिमम है और निगेटिव वाले का मिनिमम, तो ओवरऑल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा नीचे वाले केस में। ऐसे भी सोच सकते हो, तो जितना तरीका आप सोच सकते हो। नहीं समझ में आया? अबे इसमें ये देखो, प्लस वाले चार्ज का पोटेंशियल छोटा है और माइनस वाले का बड़ा है, तो नेट पोटेंशियल माइनस में आएगा। पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू V होता है। और इस केस में देखो माइनस वाले चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, ज़्यादा पोटेंशियल पे, है ना, और सॉरी माइनस वाला कम पोटेंशियल पे रखा हुआ है ना। तो माइनस वाला निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो एक केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, ऐसे भी सोच सकते हो, है ना। और यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कोई दिक्कत? अरे हाँ ना बोलते जाओ। अब चलो देखो, ऐसे तो डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत अच्छी किताब है, ये भी बोलता है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने का कोई मतलब है नहीं, बट कहीं कहीं पे पढ़ाया हुआ है, कुछ नोट्स वगैरह में मिल जाता है ना, कोटा में भी पढ़ाया जाता है। तो आप लोग बोलोगे कि सर नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा बता देना, ठीक। तो आप सीधा सीधा सोचो, देखो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो फोर्स तो क्या हो रहा है, फोर्स तो क्या ही हो रहा है, जीरो। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए और डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग ही रख के पहले देखते हैं, है ना। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे यहाँ पे डायपोल रख दिए, ठीक, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक। यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड E है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस DE है ना। यहाँ पे E है और वहाँ चेंज होके हो गया E प्लस D, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, है ना। तो इस पे माइनस चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा, कितना, QE, और प्लस पे इधर लगेगा QE प्लस D। अच्छा मान लो डायपोल बहुत छोटा साइज का, तो लेंथ क्या हो गया इसका, dx, हाँ ना बोलते जाना, ठीक। चलो नेट फोर्स क्या लिखोगे डायपोल पे, Q इंटू E प्लस DE माइनस QE, अरे लिख दिए, तो ये हो जाएगा Q D। अच्छा डायरेक्शन फोर्स का हम देख लेंगे बाद में, है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसको ऐसे कर सकते हो, Q dx d बाय dx, Q dx को डायपोल मोमेंट लिख सकते हो P, और चूंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो d बाई डी एक्स कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसको ऐसे ले लो d बाय डी एक्स। डायरेक्शन हम अपने बुद्धि से निकाल लेंगे कि भाई प्लस वाले पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है कि माइनस वाले पे ज़्यादा लग रहा है।
तो डायपोल मोमेंट, ये जब इलेक्ट्रिक डायपोल एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है सच दैट कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग ही रखा हुआ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग ही रखा हुआ है, तो उस पर जो नेट फोर्स होता है वो कितना आता है, माइनस पी डी ई बाय डी एक्स, सॉरी पी डी ई बाय डी एक्स। अब इसका क्या मतलब है, मान लो एक पॉइंट चार्ज है। अच्छा देखो, जब कुछ नहीं समझ में आया ना तो बिल्कुल बेसिक से चले जाओ, एकदम बिल्कुल बेसिक से, तब भी काम हो जाता है। बेसिक मतलब क्या, दोनों पे अलग अलग फोर्स निकाल लो, अरे दोनों चार्ज पे अलग अलग फोर्स निकाल लो, अप्रोक्सीमेशन मार दो, आंसर आ जाएगा। अभी करके दिखा दे। मान लो एक क्यू चार्ज है, देखो दोनों मेथड से दिखाएंगे। क्यू चार्ज से एक्स दूरी पे एक डायपोल रखा हुआ, ठीक है, दूरी जनरली सेंटर से मेजर करते हैं, अरे याद आ रहा है। तो मेरा सवाल है कि ये पॉइंट चार्ज इस डायपोल पे कितना फोर्स लगा रहा हो, पॉइंट चार्ज डायपोल पे कितना फोर्स लगा रहा हो, कोई दिक्कत? तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला उठाओ, P और डायपोल मोमेंट डी बाई, सॉरी P इंटू डी ई बाई डी एक्स। डी ई बाई डी एक्स मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, x दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। अरे क्यू के कारण फोर्स निकाल रहे हैं ना, तो इसका ये एक्सटर्नल फील्ड हो रहा है ना। तो के क्यू बाय एक्स स्क्वायर को जब डिफ्रेंशिएट करोगे, डी के क्यू बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, पी के क्यू, इसको एक साथ रहने दो, और ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस वन बाय एक्स क्यू, माइनस वन बाय एक्स क्यू, ठीक है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है इसका, तो ये हो जाएगा पी के क्यू बाय एक्स क्यू। अच्छा ये भी आएगा बाहर, दो, ठीक है, अबे दो भी आएगा बाहर, डिफ्रेंशिएट कर रहे हो ना, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो टू के पी क्यू बाय एक्स क्यू। अब एक समझदार बच्चा इसको ऐसे भी कर सकता है, बताओ कैसे करेगा, पता है? चूंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, तो पॉइंट चार्ज जितना फोर्स डायपोल पे लगाएगा उतना ही फोर्स डायपोल पॉइंट चार्ज पे लगाएगा। डायपोल का फील्ड एक्स दूरी पर लिखना आता है, एक्सियल पॉइंट पे कितना होता है, 2kp बाय दूरी का क्यू, तो एक्स क्यू, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया कितना, 2kp बाय एक्स क्यू मल्टीप्लाइड बाय चार्ज क्यू, आंसर आ गया। ये होशियार बच्चा ऐसे भी कर सकता था, है ना। अबे हम, और सवाल देने वाला हमेशा उल्टा पूछेगा, बोलेगा कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय क्यू ऑन डायपोल, जो कि मुश्किल होगा, गधेरा तो लगा के निकाल तो लेगा। अब होशियार बोलेगा अबे डायपोल जो उस पर लगा रहा वही डायपोल पे ये लगा रहा होगा, बस उल्टा होगा, क्या होगा, उल्टा। अब वो भी फोर्स का डायरेक्शन भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। इसका ये डायपोल मोमेंट इधर है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होता है, एक्सियल पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो क्यू पे फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर, तो डायपोल पे फोर्स नहीं लगेगा। और सोच सकते हो क्यू जो है इस माइनस क्यू को खींच रहा होगा और क्यू प्लस क्यू को धक्का दे रहा होगा, नजदीक कौन है, माइनस क्यू, तो नेट फोर्स किधर हो जाएगा डायपोल पे, उधर। जैसे सोचना सोचो। तीसरा तरीका इसी को करने का अप्रोक्सीमेशन से, कैसे, ये क्यू माइनस क्यू क्यू डी बाई टू, इसका फोर्स इस पे निकालो, इसका फोर्स इस पे निकालो, है ना। माइनस क्यू पे लगने वाला फोर्स और क्यू पे लगने वाला फोर्स बड़ा कौन होगा, माइनस क्यू पे, यानी इस पर नेट फोर्स इधर आ जाएगा, ठीक है। जैसे डायपोल में फील्ड निकालने के लिए किए थे, याद है, फोर्स निकालना, अप्रोक्सीमेशन मारना, सेम आंसर आएगा। अगेन कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आया। अब इस पर बहुत सवाल बनाया जा सकता है, डायपोल रख देगा, उसका इंटरेक्शन पूछ सकता है,
है ना। रिंग रख देगा, रिंग के एक्सिस पे एक डायपोल को रख देगा, वहाँ पूछ सकता है। तो आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अप्रोक्सीमेशन भी मार सकते हो, ठीक है। लेकिन वहाँ पे उल्टा करना खतरनाक हो जाएगा। वहाँ पे डायपोल का फोर्स रिंग पे निकालना मुश्किल है कि आसान है? डायपोल का फोर्स अगर रिंग पे निकालने जाओगे तो थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे डायपोल का फोर्स क्यू चार्ज पे निकालना आसान था, लेकिन रिंग पे निकालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि वो डायपोल के लिए जनरल पॉइंट पे सारा उसका पार्टिकल बिखर जाएगा, है ना, थीटा एंगल पे। तो थोड़ा सा वहाँ मुश्किलात आ जाएंगे। नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा, कोई अज्यूम ही नहीं कर पा रहा है। हाँ, तो रिंग, इसलिए रिंग का फोर्स डायपोल पे निकालना आसान होगा, डायपोल का फोर्स रिंग पे नहीं निकालना। जैसे यहाँ पे पॉइंट का फोर्स डायपोल पे निकालना आसान है कि डायपोल का फोर्स पॉइंट पे निकालना आसान है? हाँ, वहाँ पे उल्टा आसान हो जाएगा। रिंग का फील्ड लिख के तब डायपोल से इंटरेक्शन कर लें, ठीक है। वहाँ पे ये वाला काम आ जाएगा, P इंटू डी बाय डी एक्स, है ना। और E आपको पता है के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। इसको डिफ्रेंशिएट करो चेन रूल से, आ जाएगा आंसर। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा, लिटिल लिटिल। बाकी और क्वेश्चन के थ्रू समझा देंगे ये डायपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। टॉर्क वही होता है, टॉर्क का फॉर्मूला वही होता है, P क्रॉस E। वहाँ पे बहुत फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बात समझ में आ रही है? पक्का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या शुरू करेंगे? कंडक्टर्स, लास्ट टॉपिक, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ना कंडक्टर्स। क्या? कहाँ से पढ़ क्या होगा? कहीं अच्छे से उत्तर दिया ही वो नहीं, ठीक है। NCERT से पढ़ लेना, ठीक है। मतलब एक जगह जैसे हम ढूंढते हैं वैसे दिया हुआ नहीं। आपके पास